हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूं और इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है। आज इसमें हम लोग थ्योरी का पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, न्यूमेरिकल के पार्ट में चल रहे हैं। एक या दो न्यूमेरिकल हो चुके हैं, आज अगले न्यूमेरिकल पे हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है, जिससे कि बहुत टाइम ना खराब हो। तो चैप्टर 2 चल रहा है, घर्षण बल है। फ्रिक्शन में आज लेक्चर 6 है और आज जो प्रॉब्लम मैं लेके आपके पास आया हूँ वो प्रॉब्लम कुछ ये है। स्टेटमेंट में आपको यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या इसमें करना है और आंसर क्या निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए। क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये दीवार है। जैसे आपके घर में दीवार है, ये फर्श है। फर्श पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसका नाम बी है। इसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर है, उसका नाम ए है। और ए और बी दोनों का वेट हमें मालूम है। वेट ऑफ ए इज 1000, इसका वेट 1000 है, इसका वेट 2000 है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इतना दिया गया है, गिवन है। दूसरा ये कह रहा है क्योंकि दोनों वेट अलग अलग है तो दोनों के सरफेस के जो रफनेस है, खुरदरापन है, वो भी अलग हो सकता है। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो 0.25 है और बी और फर्श, बी और फ्लोर के बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो 0.33 है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रफनेस है वो कम है, कंपैरेटिवली स्मूथ है, और ब्लॉक और फर्श जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा रफ है, तभी 0.33 है और 0.25 है। 0.33 ज़्यादा है और 0.25 कम है ना। क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाहता है? चाहता ये है ये कि हम यहाँ पे मैंने एक रस्सी बांधी और कहा जा रहा है कि इसको पकड़ के ऐसे घसीटिए, है ना। तो कह रहा है कि कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए, ये पी की वैल्यू कितना हो कम से कम, जिससे ये बॉडी इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए, एट द वर्ज ऑफ मोशन हो जाए, जस्ट मूविंग कंडीशन पे आ जाए, है ना। देखिए, इस ब्लॉक को तो रस्सी से बांध रखा है, ये तो कुछ भी कर लो, इस पर फोर्स लगाने से ये यहां चला जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो रस्सी से बंधा हुआ है, जो कुछ होना है इसी के साथ होना है और इसीलिए इसी पर रस्सी बंधी हुई है ना। इसी पर ये अप्लाइड फोर्स पी लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि पी कितना लगाया जाए जिससे ये बॉडी सिस्टम से बाहर आ जाए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा है और फील करने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। आप मन ही मन इसको महसूस करिए कि दो पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं, नीचे वाले पत्थर में रस्सी बंधी है, उसको आप घसीट रहे हैं, है ना। और महसूस करिए कि आप फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पी की वैल्यू पहले 0 थी, 1 2 3 4 करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि बस अब ये इससे निकलने वाला है। बस उसी समय जो फोर्स की वैल्यू है वही उसका आंसर है ना। हमें इसी आंसर को कैलकुलेट करके निकालना है। एक्सपेरिमेंट तुम यहाँ कर नहीं सकते, है ना, तो इसी को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अब कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम की एफबीडी बनानी पड़ेगी। अब एफबीडी में अगर देखा जाए तो क्या क्या है। पहली बात तो एक ब्लॉक है, उसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, तो एक एफबीडी ब्लॉक ए की बनेगी, एक एफबीडी ब्लॉक बी की बनेगी, है ना। एक रस्सी भी है, तो रस्सी में टेंशन होगी। जब ये ब्लॉक बी आगे आना चाहेगा, बी ब्लॉक भी आगे आना चाहेगा, तो इसके ऊपर ए रखा है, तो ए भी चाहेगा कि भाई के साथ जाएं। इस भाई के साथ जाने में इस जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन पैदा होगी, टेंशन पैदा होगी। तो इतनी क्लियर हो गई कि स्ट्रिंग में तो टेंशन रहेगा और ब्लॉक बी बाहर जाना चाहेगा तो ब्लॉक ए भी साथ जाना चाहेगा। स्ट्रिंग उसको जाने से रोकेगी, तो इसमें टेंशन पैदा होगा, ठीक है ना। तो उस टेंशन को तो पहले से ही बना कर रख लेते हैं। टेंशन का साइन मैंने बार बार बताया है। अगर कोई बॉडी टेंशन में है तो उसमें ऐसे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, कोई बॉडी कंप्रेशन में है तो ऐसे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन है तो ये फोर्स मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। टेंशन दो में दिखाता हूँ, हमेशा कंप्लीट दिखाना चाहिए, आधा नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग नॉर्मली ये रो दिखा देते हैं, ये नहीं दिखाते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, ब्लॉक ए ने इस दीवार को इधर घसीटा, ये वाला एरो एक्शन है। ब्लॉक ए चाह रहा है कि दीवार भी साथ चली आए, ये एक्शन है, लेकिन दीवार भी मजबूत है। उसने कहा नहीं,
इसका रिवर्स उसने इधर लगाया तो इधर वाला एरो रिएक्शन है, ये रिएक्शन और ये एक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये हुआ। ठीक है ना। चलिए इतनी सी बात हो गई। अब इतनी सी बात के लिए हमें इन दोनों की एफबीडी बनानी है। तो एफबीडी बनाने का सिंपल तरीका, फ्री फ्रॉम ऑल सपोर्ट, सबको सपोर्ट से अलग कर देना, सबको हवा में देख पाना, हर बॉडी को आप स्पेस में देख पाएँ बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के। तो जो डायग्राम दिखेगा उसी को एफबीडी कहेंगे। तो अब हम लोग एफबीडी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसको ही रख देते हैं, इसको छेड़खानी नहीं करते हैं, बीच में फिर काम आएगा ये, इसके लिए मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है, उसी में आते हैं। ठीक है, ये यहाँ रख देते हैं। ठीक, आइए, ये मैंने रखा है, इसी को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के एफबीडी बनाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि एफबीडी बनाने के लिए सबको अलग अलग कर लेना है। ठीक है, 1 बाय 1 सबको अलग करते हैं। कैसे? ये जो दीवार है इसको अलग कर देते हैं, दीवार इधर चली गई। ये जो फर्श है इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ नीचे फर्श आ गई। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ थोड़ा सा दूर कर दें। ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पे लगा हुआ था और इसमें तो कोई फोर्स नहीं था, केवल टेंशन था। अच्छा, आप टेंशन की बात कर लें तो जैसे ही आपने इसको अलग किया तो इस तरफ तो टेंशन आपको आधा इधर दिखाई पड़ रहा था, यही टेंशन इस दीवार पे इधर लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर इसमें बीच में एक लाइन खींच दें, कट कर दें, तो एक एरो ब्लॉक ए के साथ रहेगा और एक एरो ब्लॉक इसके दीवार के साथ रहेगा। ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम हवा में आ गया, एयर गैप बन के रेडी हो गया। अब इस पर हमें फोर्सेस दिखाने हैं, तो फोर्सेस के लिए मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये एक वर्टिकल लाइन है जिस पर हम जितने भी वेट है वर्टिकल लगते हैं, इसलिए उसको इस पर दिखाएंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो तो साफ दिखाई पड़ रही, ब्लॉक ही हॉरिजॉन्टल है, इस पे काम चल जाएगा। ठीक, अब आते हैं फ्रिक्शन फोर्सेस पे और सारे फोर्सेस पे, किन किन फोर्सेस की वजह से ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत ध्यान से देखा जाए। ठीक है, सबसे पहला काम तो दोनों का वेट देखें। तो दोनों का वेट देखा जाए तो इसका वेट इस पॉइंट पे लग रहा है, सेंटर पे, जिसे आप कह रहे हैं, बहुत आराम से बनाएं तो इसे कह रहे हैं, इसका वेट कितना है WA और कितना है ये 1000। मैं छोटा लिख रहा हूँ, शायद दिख रहा हो, ये वैल्यू कितनी है 1000। ऐसे ही इस बॉडी पर यहाँ पे इसके सेंटर पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसका इसका वेट है ये, और कोई फोर्स नहीं है, अलग से कोई फोर्स नहीं है, इसकी वैल्यू है 2000 न्यूटन, वहाँ लिखा हुआ है, ये गिवन है, ये वेट नीचे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात करें तो अब अच्छा, ये जो P फोर्स हमें निकालना है, ये तो लगा ही लगा है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, यही तो हमें P निकालना है, ये तो लगा ही है, ये कहाँ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शंस की। इस ब्लॉक को सहारा ये दे रहा है, ब्लॉक ए के लिए ब्लॉक बी सपोर्ट है, तो ए और बी के बीच में रिएक्शन आएगी। ब्लॉक बी के लिए ये फ्लोर सपोर्ट है, फर्श सपोर्ट है, तो ब्लॉक बी और फर्श के बीच में रिएक्शन आएगी। फिर मैं कह रहा हूँ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, जिन दो सरफेस के बीच में आपको रिएक्शन पता करना है, पहले उसके बीच में एयर गैप बनाइए और एयर गैप बनते ही अपने हाथ को इसमें डाल दीजिए। अब जरा बताइए कि इस हाथ में अगर तकलीफ हो रही है, ये ब्लॉक रखा था, नीचे से एक ब्लॉक और आ गया तो ये हाथ दबने लगा, जो हाथ में आपको फील हो रहा है वो कंप्रेशन फील हो रहा है ना, शायद तकलीफ भी हो रही हो, तो ये जो कंप्रेशन फील हो रहा है, इसलिए भी बात हुई कि कंप्रेशन के लिए सिंबल क्या होता है, ये होता है, हमेशा फोर्सेस आउटवर्ड रहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स काम करेंगे वो उसके जो सिंबल होंगे वो सिंबल कुछ ऐसे होंगे, है ना। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच की रिएक्शन, ये मेरे हाथ की मोटाई है, मेरा हाथ इतना मोटा है, इसमें फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, कंप्रेशन फील हो रहा है, और कंप्रेशन का सिंबल क्या होता है, इस टाइप से। तो मैंने इसमें वही कंप्रेशन का सिंबल ऐसे बना दिया। ठीक है, इसी सिंबल को मैं नाम दे रहा हूँ रिएक्शन, R और 1 लिख देता हूँ, क्योंकि फिर से यहाँ पे लिखूंगा R2 लिखूंगा, तो यहाँ R1 लिख दिया गया। ध्यान रखिएगा, इन दोनों एरो में एक एक्शन एक रिएक्शन है। ये जो नीचे वाला एरो है, ब्लॉक ए ने इस पर लगाया, ये एक्शन है, और इसने ऊपर लगाया, ये रिएक्शन है। तो दोनों ब्लॉक एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इस हिसाब से ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
सिमिलरली अब अगर इसको देखा जाए कि ब्लॉक बी और ब्लॉक ये फ्लोर के बीच में क्या घटना घट रही है, तो आप कहेंगे फ्लोर और इसके बीच में क्या घटना घट रही है। यहाँ भी हवा दिखाई पड़ी, स्पेस दिखाई पड़ा, मैंने अपना हाथ डाल दिया तो हाथ में कंप्रेसिव फोर्स महसूस हुए, कंप्रेसिव फोर्स महसूस हुए, फिर से ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। और आप फिर से कहेंगे कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन रिएक्शन काम करेगा, जिसको कंप्रेशन की वजह से काम करेगा, और उसको मैं नाम दूंगा R। लेकिन R हो चुका है तो इसको नाम दूंगा R2। इस तरीके से इन दोनों के बीच में R1 रिएक्शन काम करता दिख रहा है। यहाँ भी ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ब्लॉक बी ने फर्श को दबाया तो फर्श ने ब्लॉक बी को उठाया, दोनों इक्वल अपोजिट है, इसलिए सिस्टम बैलेंस है। तो हम लोगों ने अभी तक अप्लाइड फोर्सेस देख लिए, टेंशन देख लिया और रिएक्शन लगा लिए, वेट लगा दिया। अब खाली एक चीज़ बचता है, क्या? फ्रिक्शन फोर्स। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रिक्शन फोर्स पहले ब्लॉक ए पर देखा जाए कि पहले ब्लॉक बी पर देखा जाए। ये बड़ी समस्या रहती है डायरेक्शन को डिसाइड करने में। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू आर है, ये तो सबको पता है क्योंकि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे है तो म्यू आर रहेगा। लेकिन किधर है, समस्या सिर्फ इसी बात की रहती है हमेशा। तो किधर का जवाब ये है कि पहले डिसाइड ये करें कि फ्रिक्शन हम दोनों ब्लॉक में से पहले किस पर देखें, पहले ब्लॉक ए पर देखें कि पहले ब्लॉक बी पर देखें, ठीक है ना। तो इसका जवाब ये है कि उस सिस्टम में सबसे पहले जो भी इनपुट पावर या ताकत या धक्का या खींचना कुछ भी किया जा रहा है, किस पे किया जा रहा है? वो किया जा रहा है ब्लॉक बी पे। इसमें जो भी डिस्टर्बेंस होने वाला है, होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी, या टेक्निकल भाषा में ये कहें, इस पूरे सिस्टम में जो ड्राइविंग ब्लॉक है, जिसकी वजह से सारा तामझाम मच रहा है, वो कौन है? ब्लॉक बी। या यूं कहें कि हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, तो ब्लॉक बी। हर तरीके से एक ही जवाब है कि सारी बदमाशी ब्लॉक बी की है। तो पहला काम यह है कि ब्लॉक बी पर ही हम फ्रिक्शन फोर्सेस को देखना शुरू करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बातचीत को बहुत गौर से सुनिएगा, है ना। ब्लॉक बी पर ही हम पहले देखना शुरू करेंगे, ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स पहले नहीं देखेंगे, पहले ब्लॉक बी पर देखेंगे, है ना। अभी 5 मिनट के बाद चीज़ें और स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। तो ब्लॉक बी के बारे में जब हम जानने की कोशिश करने चले तो पता क्या चला कि जो ब्लॉक बी का जो मोशन है, ये जो ब्लॉक बी का मोशन है, इसकी इच्छा किधर है जाने की? तो ब्लॉक बी की जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो इस तरफ है, ये इधर जाना चाहता है। ये क्या है? इसका मोशन, है ना। वैसे मोशन तो नहीं होना है, बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है, लेकिन मोशन की टेंडेंसी है, मोशन की टेंडेंसी है, इच्छा है ना। इस ब्लॉक की इच्छा इधर जाने की है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस इच्छा का विरोध करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स विरोध करेगा तो कहाँ लगेगा? ये पिछले क्वेश्चन में उसके पहले भी चर्चा हुई है। फ्रिक्शन फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? सरफेस पे लगता है। ये फोर्स सरफेस के लिए है क्योंकि दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, है ना। तो जरा देखा जाए, ये ब्लॉक भी बाहर जाना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉक भी बाहर जाना चाहता है। इस ब्लॉक बी में दो सरफेस है, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। ऊपर वाला ब्लॉक ए के संपर्क में है और नीचे वाला फ्लोर के संपर्क में है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको आगे जाने से रोकेगा। इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको आगे जाने से रोकेगा। बॉडी जिस जिस जगह पर कांटेक्ट में है उस जगह पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इस बॉडी का कांटेक्ट एक यहाँ इन दोनों के बीच में है और एक इन दोनों के बीच में है। ब्लॉक बी ब्लॉक ए के बीच में है, ब्लॉक बी और फ्लोर या फर्श के बीच में है। तो दोनों के वजह से फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, लेकिन पहले हम फर्श पे नहीं देखेंगे, पहले इसी पर देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बाहर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेंगे? इसको अपोज करेंगे। और अपोज करने का मतलब क्या है? मोशन के विपरीत काम करेंगे। मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेंगे। इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ। इतनी बात क्लियर है? ये बॉडी बाहर निकलना चाहती थी, दोनों के दोनों फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसको इस तरफ खींचेंगे मतलब क्या? बाहर जाने से रोकेंगे, ठीक है।
अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है लिमिटिंग कंडीशन पे? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू आर होती है। तो यहाँ भी म्यू आर होगा, यहाँ भी म्यू आर होगा, है ना। अब देखा जाए तो इन दोनों के बीच के जब जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो कितना है 0.25, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है 0.33, है ना। तो इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.25 है और नॉर्मल रिएक्शन कितना है R1 है। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट R1 है और इस पर के 0.25 है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे 0.25 R1, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन R2 है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.33 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा 0.33 R2। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको इस रिएक्शन से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन R2 है, यहाँ पर R1 से कोई मतलब नहीं है। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखने का है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम एफबीडी बना रहे हैं, है ना। चलिए, अब तो मुझे नहीं लगता कोई फोर्स बाकी है। वेट लग गया, अप्लाइड फोर्स लग गया, टेंशन लग गया, नॉर्मल रिएक्शन लग गया। अब हमारी एफबीडी रेडी है, बस करना कुछ नहीं है। जो चीज़ें फालतू की दिख रही हों उसको हम हटा दें तो थोड़ा सा चीज़ें और स्पष्ट सी दिखाई पड़ेंगी। जैसे इन दोनों के बीच में हम क्या करने चल रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो दिखाई क्या पड़ा, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स नीचे लग रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ हटा दें तो ये फोर्स दिखाई पड़ने लगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो केवल हमने फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक बी पे देखा है। अब जरा इसका प्रभाव ब्लॉक ए पर, ब्लॉक और फर्श पे क्या पड़ने वाला ये देखें। क्या ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई पूछे आपसे कि इस ब्लॉक में रस्सी बंधी थी तो रस्सी में टेंशन क्यों आई? ब्लॉक का वेट नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर काम कर रही है। इसका काम इस एक्सिस पर है, इसकी वजह से रस्सी को क्यों टेंशन है, रस्सी को क्या दिक्कत है ना। तो आप कहने रहे रस्सी में टेंशन है, महसूस तो कर रहे हैं ना, फील तो कर रहे हैं रस्सी में टेंशन होगा। तो टेंशन तो तभी होगा जब इस ब्लॉक को कोई इधर ले जाना चाहेगा। इसको कोई लेके जाने वाला है ही नहीं, अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। लेकिन 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 फ्रिक्शन को देखिए। फ्रिक्शन वो चीज़ है जो एक सरफेस की वजह से पैदा होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक डायरी है, ऐसे रखा हुआ है, इस पर कोई फ्रिक्शन है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि इसका पार्टनर नहीं है, दूसरी बॉडी है ही नहीं इसका इससे संपर्क हो। हाँ, मैंने अपना हाथ यहाँ रख दिया, अब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये हमारा जो डायरी है ये बाहर निकलना चाहती है तो अब फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कभी भी डेवलप होगा तो दो सरफेस के कांटेक्ट से ही डेवलप होगा, एक सरफेस से पॉसिबल नहीं है। ये बातें हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर दोनों सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होगी लेकिन अपोजिट होगी। पहले फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, कारण यही है, इसी ने बदमाशी किया है, इसकी वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स ये डेवलप हुआ है। लेकिन जब इस पे इतना लगेगा तो इतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी। अगर ये इस तरफ लग रहा है तो इस पे इस तरफ लगेगा, राइट साइड में। तो आइए इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स और देखा जाए। वो कहाँ लगेगा? जैसे ये सरफेस पे लगा हुआ था वैसे ये भी सरफेस पे लगेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसको कहेंगे 0.25 R1। वैल्यू तो वही होगी R1, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी। फिर कह रहा हूँ सेम यही फिनोमिना यहाँ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों पैदा हुआ है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लोर एंड बॉडी। तो इस पर अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो इस फर्श पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0.33 R2। अब कंप्लीट बॉडी का डायग्राम बन के रेडी हो गया, सब कुछ रेडी है। जिस भी बॉडी को आपको देखना है उसको देख सकते हैं। तो हमें ना तो फर्श से मतलब है ना दीवार से मतलब है, तो फर्श और दीवार की चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए। तो वही मैं कह रहा था कि जो फालतू की चीज़ें हैं उनसे मुक्ति पा जाएं। तो जैसे मैंने एक फालतू की चीज़ ये लिखा था, ये हट गया, साफ़ सुथरा हो गया। एक ये लिखा था, ये हट गया, ठीक है। ये जो लिखा था हटा देते, आपको समझ में आ गया, इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखें तो इनसे कोई वास्ता नहीं है।
दूसरी बात क्या करें, ना दीवार से कोई मतलब है तो हटा दिया जाए, और ना ही फर्श से कोई मतलब है तो इसको भी हटा दिया जाए। ये हमारी एफबीडी बन के रेडी हो गई। ठीक है, ब्लॉक ए की एफबीडी है, ये किसकी एफबीडी है, ब्लॉक ए की। ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। दिस इज फाइनल एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बस दोनों के ब्लॉक के एफबीडी पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के सॉल्व करना है। आइए कोशिश करें दोनों को सॉल्व करने की। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाए सॉल्व करने के लिए, ये कुछ ऐसे करके हो गया। तो पहले बाबू अपन लोग सॉल्व करेंगे ब्लॉक ए को। ठीक है, ब्लॉक ए की बात करेंगे। तो ब्लॉक ए को सॉल्व करें तो ए पर क्या दिखाई पड़ रहा है, सिग्मा एफ एस इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, अप इक्वल टू डाउन। तो आप लिखेंगे क्या, इस तरफ टेंशन लग रहा है, इधर 0.25 आर है, तो आप लिखेंगे टी इक्वल टू 0.25 आर। ठीक है, और वेट नीचे काम कर रहा है, इसको मत देखिएगा, सिर्फ इसी को देखिएगा, वेट नीचे काम कर रहा है और ये रिएक्शन का एरो ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ से आता है टी इज इक्वल टू R1, सॉरी, है ना, यहाँ से आता है R1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, R1 की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। आपने ब्लॉक ए पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, इस R1 को अगर यहाँ रिप्लेस कर दें तो यहाँ से हमें मिलता है कि T की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 0.25 इंटू 1000, और ये कितना हो गया, T की वैल्यू आ गई 250 न्यूटन। आप कोई पूछे कि भाई रस्सी में टेंशन कितना है, आंख बंद करके बता सकते हैं कि 250 न्यूटन। एक आंसर तो आ गया, पूछा नहीं गया था, पूछा तो P गया था। चलिए T आ गया है और R1 भी हमें मिल चुका है, ये भी अच्छी बात है ना, ये R1 मिल चुका है, इसको भी अपने पास रखा जाए। दो चीज़ें अपन को मिल चुकी हैं। ठीक, अब आते हैं ब्लॉक बी पर। बी को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी काम है। वही सिग्मा एफ एस इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, हॉरिजेंटल फोर्सेस का समेसन और वर्टिकल फोर्सेस का समेसन। पहले हॉरिजेंटल देखते हैं, तो हॉरिजेंटल देखिए, ये फोर्स इधर लग रहा है और इधर देखा जाए तो एक फोर्स 0.25 R1 है, 0.33 R2 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 0.25 R1 प्लस 0.33 R2। बात समझ में आ गई। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। R1 की वैल्यू 1000 मिली ही है, तो इसको यहाँ पुट कर लें। अगर इस R1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.25 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, 250। तो ये हो जाएगा 250 प्लस 0.33 R2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। कोई समस्या इसमें तो है नहीं, मुझे कुछ लगता तो है नहीं, बहुत आसान से चल रहा अभी तो। ये सिग्मा एफ एक्स की बात होगी। अब सिग्मा एफ वाई की बात करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। अब ध्यान दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकली इसका वेट जो 2000 है ये तो नीचे काम कर रहा है। दूसरी बात, ये ऊपर से जो ये R1 है ये नीचे काम कर रहा है, नीचे से R2 ऊपर काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ऊपर जाने वाला केवल R2 है, नीचे वाला एक R1 ये है और एक 2000 ये है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि R2 ऊपर जा रहा है अकेला ही और नीचे आ रहा है R1 प्लस 2000। ठीक है, और R1 की वैल्यू आपको मालूम है 1000। ठीक है ना, तो R1 की वैल्यू 1000 हो गई और इसकी वैल्यू 2000, तो टोटल R2 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 3000। ये हो गई 3000। कैलकुलेशन मिस्टेक की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, हो सकती है, आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, है ना। चलिए, एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, 3000 R2 आ गया। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, अरे छूट तो रहा ही है, नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। अब कुछ करना क्या है, इस P की वैल्यू को R2 की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो यहाँ से हमें P मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो P लिखा जा रहा है 250 प्लस 0.33 इंटू 3000।
P इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं, कैलसी उठाया जाए और कैलसी उठाने पे कुछ देखिए 3000 इंटू 0.33 इक्वल टू हुआ, अब प्लस 250 कर दें तो ये आ रहा है 1240 1240 न्यूटन। तो भाई मेरी तरफ से तो ये आंसर है, लेकिन आपको कैलकुलेशन मिस्टेक में एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मुझसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो कंप्लीट अगर इसको एक साथ मैं देखना चाहूँ तो कुछ कहानी ऐसी दिखाई पड़ी, ये कहानी है। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि इस बॉडी में जो दोनों ब्लॉक रखे हुए थे, अगर आप चाहते हैं कि ये P फोर्स ये ब्लॉक बाहर निकल आए तो आपको P की वैल्यू 1240 रखनी पड़ेगी। इतना रखने से ब्लॉक बाहर नहीं आएगा, बाहर आने वाला हो जाएगा, बिल्कुल लिमिटिंग कंडीशन पे आ जाएगा। 1240 के बाद अगर आपने उसमें 1 न्यूटन भी ऐड कर दिया, 0.5 न्यूटन भी ऐड कर दिया, तो ये ब्लॉक मूव करके बाहर निकल आएगा। ठीक है ना, तो इस बात को मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा तरीके से समझ में आया होगा। बढ़िया न्यूमेरिकल था कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई और चीज़ अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर कुछ काम का दिखाई पड़ रहा हो, किसी के काम आ सकता हो, लगता है कुछ कंटेंट है इसमें, तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। उससे बड़ा उत्साहवर्धन होता है और कुछ और अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।